एग्जाम एलिवेट के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे और रोजाना की तरह आज भी उपस्थित हो आप लोगों के बीच में डेली करेंट अफेयर के सीरीज को लेकर के, जिसमें कि आज हम बात करने जा रहे 11 मार्च की जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है उन सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो करंट अफेयर का जो सीरीज है इसमें आपको अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी है, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें या रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें, सारे में ये करंट अफेयर आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। और ऐसे ऐसे टॉपिक को यहाँ पे पिक किया गया है जहाँ से कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के जो चांसेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे और साथ में हम उसके एमसीक्यू भी देखेंगे ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो और साथ ही साथ आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हुए चले। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। जस्ट हमारे स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा, जस्ट 1 सेकेंड। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सीरीज और सारे जो मेजर डेवलपमेंट हुआ है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और समझने के पूरे प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिहार के न्यूज़ से। बिहार में क्या डेवलपमेंट हुआ वो आपको बताते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि आप देखेंगे, जस्ट थोड़ा समय दे दीजिए मुझे बस आप लोग। चलिए, तो यहाँ पे बिहार कैबिनेट ने राज्य के पूर्वी भारत का प्रमुख टेक्नोलॉजी हब बनाने के लिए इस नीति को मंजूरी दिया गया है। तो बिहार में सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू हुआ है 2026 में, जिसमें कि बिहार कैबिनेट ने पूर्वी भारत में प्रमुख टेक्नोलॉजी हब बनाने के लिए इस नीति को मंजूरी दिया है, जिसमें कि हमें देखने को मिलता है 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट निवेश पर प्रति 1 रुपये प्रति एकड़ टोकन के दर से भूमि आपको आवंटन किया जाएगा। जो 100 करोड़ के प्रोजेक्ट के निवेश जो आते हैं वहाँ पे 1 रुपये प्रति एकड़ भूमि आपको प्रदान किया जाएगा, जिसमें कि लक्ष्य ये है कि 25,000 करोड़ तक का निवेश को आकर्षित किया जाए और वहाँ से लगभग 2 लाख प्रत्यक्ष पैदा करना लक्ष्य रखा गया है। और इसके साथ ही नीति के कार्यान्वयन के लिए बिहार सेमीकंडक्टर मिशन का गठन भी किया गया है। बिहार सेमीकंडक्टर भी किया गया है। अब यहाँ से कुछ मोटा मोटी मैं आपको बात बता देता हूँ कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि पूरी भारत में प्रमुख टेक्नोलॉजी हब बनना है, इसीलिए बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी को यहाँ पे अलाउ किया गया है। साथ ही साथ ये जो 1 रुपये प्रति एकड़ जो भूमि मिल रहा है इसके लिए जो निवेश जो आपको करना पड़ेगा वो 100 करोड़ रुपए की निवेश करना होगा, तब आपको मिलेगा 1 रुपये प्रति एकड़ जमीन। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी हुआ था, बट कोई नहीं। यहाँ पे देखेंगे लक्ष्य क्या है, 25,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने का भी यहाँ पर लक्ष्य रखा गया। साथ ही 2 लाख प्रत्यक्ष रोजगार भी देखने को यहाँ पे मिलेगा। ये रोजगार जो है ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों मिला के करना है। साथ साथ बिहार में सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एक गठन भी किया जाएगा, जो इसी पॉलिसी किस तरीके से यहाँ पे सेमीकंडक्टर को मिशन को कैसे फॉर्म कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है उसके लिए यहाँ पे बिहार सेमीकंडक्टर मिशन के लिए इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ है। बहुत सारे दोस्तों को हमारे पास कमेंट आ रहा था कि क्या ये जो है ये इंग्लिश में क्या हो सकता है, तो जी आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए एक में, ताकि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। तो फुल टू बाइलिंगुअल क्लासेस है, आप लोग कोई समस्या नहीं होगा। बस आप लोग आराम से जो मैं बता रहा हूँ आप कहीं नोट करते जाएंगे, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स पढ़ने का यही फायदा होगा कि अगर आप कहीं पे नोट्स करते जाएंगे तो आप भी एक अटेंटिव होकर के क्लासेस देख पाएंगे। साथ साथ आपको भी ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, हम करंट अफेयर जो समय हम दे रहे हैं डेली का थोड़ा बहुत करके वो भी हमारा कहीं वेस्ट नहीं जा रहा, वो हमारा इन्वेस्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आईसीसी जो मेंस T20 वर्ल्ड कप था उनसे रिलेटेड ये कुछ फैक्ट्स मैं लाया हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। इसके बारे में हम कल की वीडियो में भी बात किया था, लेकिन आज जो मेन जो बात है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जो मैच जो हुआ था फाइनल मैच, ये हुआ था अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है वहाँ पे ये मैच हुआ था। और फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ में मैच खेल रहा था, जहाँ पे कि भारत ने 96 रनों से मैच जीत लिया है। ठीक, इसमें भारत ने लगातार 2 वर्ष यानी 2024 और 2026 लगातार अपना सीरीज जो आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप है वो अपने नाम किया है। साथ ही भारत के पास अब कुल 3 T20 विश्व कप का खिताब है। 3 विश्व कप का खिताब है भारत के पास में, जिसमें कि 2007, 2024 और 2026 ये जो खिताब जो है ये T20 वर्ल्ड कप की है। T20 वर्ल्ड कप जो था 2007 में स्टार्ट हुआ था। इसमें हमें देखने को मिलता है कि संजू सैमसन जो है उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया है। साथ ही जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया है।
तो ये चीज़ें कुछ जो फैक्ट जो था, जो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी था, वो भी हम यहाँ पे पुट करने का पूरे प्रयास किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आज जो हमें इंपोर्टेंट टॉपिक लगा है उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, और जो उतना मस्ट नहीं है तो उसके बारे में हम थोड़ा स्किप करते चलेंगे। जैसे कि हुरुन ग्लोबल रीच का लिस्ट जो आया 2026 में, इसके बारे में हमने पहले बात किया था। लेकिन यहाँ पर ये मुंबई जो है, मुंबई में हमें क्या देखने को मिलता है कि 95 अरबपति के साथ भारत के अरबपति की राजधानी से बोला गया है, क्योंकि निपति जो है वो मुंबई में ही है, तो इसीलिए मुंबई को अरबपति की राजधानी बोला गया है। ठीक है, और मुकेश अंबानी जो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, जो हुरुन रीच ग्लोबल रीच का लिस्ट जो आया था उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो ये कुछ डेटा है। अब यहाँ पे सिप्री का रिपोर्ट आया है, जिसमें कि सिप्री ग्लोबल आर्म्स ट्रेड रिपोर्ट्स अभी रिलीज किया गया है, जिसके साथ बोला गया है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। कौन? भारत, क्योंकि 8.2% आयात कर रहा है। आयात मीन्स दोस्तों होता है इंपोर्ट करना। आयात मीन्स होता है इंपोर्ट करना। जितने भी दोस्तों अगर हिंदी में कोई समस्या आ रहा हो तो इंग्लिश का भी वर्ड्स आप देख लेंगे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश से भागने से कोई फायदा होता नहीं है। आपको इसीलिए कंटेंट जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में देने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई समस्या हो ही ना। और साथ ही साथ यूक्रेन जो है दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। सोचने वाली बात यह है कि यूक्रेन में 3-4 सालों से लगातार युद्ध हो रहा है, तब इतना वो हथियार इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन भारत भी दूसरे नंबर पर आ रहा है, राइट। साथ ही आप देखेंगे अमेरिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है, यानी एक्सपोर्टर है। यूएस जो है क्या है? आर्म्स एक्सपोर्टर है दुनिया में सबसे ज़्यादा। और उसके साथ में देखेंगे कि भारत जो है आर्मेनिया को आकाश मिसाइल और वियतनाम फिलीपींस को ब्रह्मोस का निर्यात कर रहा है। तो इससे भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत जो है आर्मेनिया को कौन सा मिसाइल देने की बात की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आकाश मिसाइल, आपको इमेज में दिखा रहा हूँ, यही आकाश मिसाइल है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में अगर आपको याद हो तो ये बहुत ज़बरदस्त वर्क किया था, बहुत ज़बरदस्त काम किया था। ठीक है, तो भारत आर्मेनिया को देगा कौन सा? आकाश मिसाइल। अब वियतनाम और फिलीपींस को कौन सा देगा? ब्रह्मोस तकनीक वाला जो मिसाइल है उसे भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर आपसे पूछता है तो आप सीधे आप जवाब देंगे, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब चीज़ें आपके बीपीएससी का एयरडीओ का जो एग्जाम होगा उसमें पूछा जा सकता है। तो कान खोल के सुनिए, ये सब जो चीज़ें हैं मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें पूछा जाता है एग्जाम में, और आपसे भी पूछा जाएगा। तो आप तैयार रहिए, और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप जरूर बताएंगे, राइट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं भारत की पहली रिंग मेट्रो के बारे में। इंडिया फर्स्ट रिंग मेट्रो ये कहाँ बना है दोस्तों? ये दिल्ली में बना है। पिछले लेक्चर में भी हम इसके बारे में बात किया था, लेकिन आज थोड़ा हम डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में पहली पूर्ण रूप से संचालित रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया है। किसने किया है? मोदी जी। और अगर मोदी जी उद्घाटन किया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पहली रिंग मेट्रो है। अगर ये मेट्रो की बात करें तो पिंक लाइन की कुल लंबाई जो है 71.56 किलोमीटर है, और ये दिल्ली की एक गोलाकार मेट्रो मार्ग प्रदान करती है। गोलाकार मेट्रो मार्ग मीन्स ऐसा होता है कि नीचे से आप देखेंगे कि वहाँ से जो उनका रूट जो होता है वो चाहे वो 4 लाइन हो 2 लाइन हो, जो भी रूट्स हो वो कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, ऐसे में यमुना नदी पे ये मेट्रो पुल का डबल डेकर वाकया भी शामिल है। तो यमुना नदी पे ये आप याद रखेंगे कि अगर पूछेगा कि इस परियोजना के अंदर में ये डबल डेकर वाकया क्या है, ये यमुना नदी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप जरूर जवाब देंगे। यहाँ पे इनोग्रेट जो किया था मोदी जी ने किया था, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया का फर्स्ट फुली ऑपरेशनल रिंग मेट्रो आपको ये देखने को मिलता है कहाँ पे? दिल्ली के अंदर में, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, ये एक हमारे लिए ये मस्ट आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके हिसाब से आज का ये मोस्ट है। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं मुस्तफा खमनी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मुस्तफा खमनी के बारे में। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। चलिए हम आपको इमेज दिखाते हैं, आपने इमेज में देखें यही है मुस्तफा खमनी। और आपके जो आने वाला एग्जाम है, चाहे बीपीएससी एडीओ हो या यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम हो, या आप बीपीएससी का 72 एग्जाम देंगे, या कोई भी एग्जाम जो 1 डे एग्जाम जो देंगे एसएससी का, रेलवेज का, उसमें ये क्वेश्चन पूछने का समझिए 99% चांसेस है। क्योंकि बहुत बड़ी उलटफेर देखने को मिला है ईरान के अंदर में। जो खमनी था उनको अमेरिका द्वारा उनको मार दिया गया था, क्योंकि जो खमनी जो था अपने आप को सुप्रीम लीडर बोला जाता है अरब वर्ल्ड में, सुप्रीम लीडर्स। लेकिन उनके
मृत्यु के बाद उनके जो लड़के जो हैं, जिनका नाम मुस्तफा खमने है, यानी कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं मुस्तफा खमने का यही पिक्चर है, इनको ईरान के नए सर्वोच्च नेता बनाया गया है, यानी न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान से बनाया गया है मुस्तफा खमने को। तो इसीलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो मुस्तफा खमने जो है ईरान का तीसरा सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है पिताजी की मृत्यु के बाद में। आप देखेंगे कि 1979 की क्रांति के बाद पहली बार वंशानुगत उत्तराधिकारी जैसा परिवर्तन देखने को मिला है। 1979 में जब इस्लामिक क्रांति आया था ईरान के अंदर में, तो उसके बाद ये डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ देखेंगे विशेषज्ञों के अनुसार उनकी नियुक्ति जो है, विशेषज्ञों के अनुसार नियुक्ति ईरान की कठोर नीतियों को जारी रख सकती है। अभी ईरान में बहुत सारे जो पॉलिसी जो है, आप देखेंगे कि वहाँ की जो पॉलिसी जो है काफ़ी कंजर्वेटिव्स है, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव्स है। यहाँ पे कि जो वुमेंस है उनको उनके साथ देखेंगे कि अच्छे व्यवहार नहीं किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिसी है। तो अब जो एक्सपर्ट जो है वो बिलीव कर रहा है कि इनके लीडरशिप जो है उसमें ईरान के जो हार्डलाइन जो पॉलिसी है उसे कंटिन्यू किया जाएगा। ये सब उनकी बिलीव्स है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने मिलेगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि मुस्तफा खमनेई जो है कहाँ के सुप्रीम लीडर बनाया गया है, तो आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे ये ईरान का बनाया गया। कहाँ की? ईरान का। ओके, तो ये चीज़ें आज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट VVIP करके इसे आप काउंट करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक का एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है लमतीय। लमतीय जो है 2026 में ये एक्सरसाइज हो रहा है। अब ये एक्सरसाइज से रिलेटेड आप कोई भी पेपर्स देखें, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या BPSC के प्रीवियस पेपर देखें या UPSC में, एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये क्या हमारे लिए ये जरूरी है? तो बिल्कुल डेफिनेटली 200% जरूरी है। 100% नहीं, 200%। जितने भी दोस्त हमारे अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और साथ ही आप जो मैं लिखा रहा हूँ आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस लमतीय 2026 के बारे में। सबसे पहले ये किसके बीच में हो रहा है? तो ये भारत और सेशल्स के बीच में हो रहा है, ठीक है। ये कौन सा सैन्य अभ्यास है? तो ये द्विवार्षिक है। क्या है? सेशल्स के बीच बायलैटरल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिलता है। और इसमें आपको क्या मिलता है? देखिए क्या है, बाइनियल है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, द्विवार्षिक संयुक्त संघ आपको देखने को मिलता है। इसमें हमें देखने को मिलता है कि भारतीय सेना की क्या असम रेजिमेंट के हमें देखने को मिलता है कि वायुसेना का C-130 विमान और NS तिंगन ने भाग लिया था। इसमें कौन कौन से विमान भाग लिया भारत का? तो C-130 और NS तिंगन ने भाग लिया था इसमें, ठीक है। आपसे अगर एग्जाम पूछ ले कि लमतीय का अर्थ क्या होता है, तो ये इसका मतलब होता है दोस्तों दोस्ती, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्ती, और इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना है। तो यहाँ पे ये जो हो रहा है वायुसेना का आपको, और साथ ही साथ जो NS तिरकन जो है, यानी कि ये नोवल एक्सरसाइजेस हैं जिसमें कि आपको ये देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि लमतीय एक्सरसाइज जो है किन किन देश के बीच में हुआ था, तो ये आपका होता है भारत और सेशल्स के बीच में। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है बिनियल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, उत्तर पूछेंगे लेकिन आपको देश का नाम जरूर पूछ लेता है। तो आपको अच्छे तरीके से, अभेदन तरीके से पता होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अब देखते हैं कि प्रॉक्सी सरपंच के खिलाफ अभियान चलाया गया है। अब ये प्रॉक्सी सरपंच क्या है, और इससे रिलेटेड आपके प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोकल गवर्नेंस जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उसी इम्पोर्टेंट टॉपिक में आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ये प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन क्या है। देखिए, तो इसको लॉन्च किसने किया है? पंचायती राज मंत्रालय जो है इसने लॉन्च किया है, पंचायत मंत्रालय। अब ये सब VVI है, VV है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसमें बोला से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। अब इसका मतलब क्या है वो सारी चीज़ डिटेल में आपको बताते हैं, थोड़ा आप वेट करिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका उद्देश्य जो है सरपंच पति का संस्कृति जो है उसको समाप्त करना है। आप सरपंच पति देखते होंगे, जैसे कि अगर आप एज अ विलेजर्स अगर आप विलेज में गए होंगे या गांव में देखते होंगे जस्ट कि वहाँ पे अगर फीमेल अगर मुखिया है तो आप देखेंगे कि कंट्रोल जो होता है उनके पति के हाथ में ही ज़्यादातर होता है। बस उनको थोड़ा बहुत सभा में वो शामिल होते हैं या ना होते हैं, लेकिन उनके पति का पूरा वहाँ पर देखिए डोमिनेंस आपको एस्टेब्लिश देखने को मिलेगा। तो उसी चीज़ को, उसी कल्चर को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए प्रयास किया गया है, जिसमें बोला गया से नो टू
प्रॉक्सी सरपंच, यानी कि प्रॉक्सी नहीं चलेगा यहाँ पे, सरपंच पद कल्चर जो है उसको समाप्त करने के लिए लाया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि टीबीएफ के साथ मिलकर असली प्रधान कौन नामक एक शॉर्ट मूवी बनाई गई, शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई गई थी। टीबीएफ क्या है, टीबीएफ पे देखेंगे कि जैसे कि आप पंचायत सीरीज देखे होंगे, बहुत पॉपुलर सीरीज था पंचायत। तो पंचायत का जो आप देखेंगे कि टीबीएफ ही ने उसे बनाया गया था, उसे प्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कि पंचायती राज मंत्रालय का बहुत सारा योगदान भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट फिल्म बनाया गया था जिसका टाइटल था असली कौन, राइट। और ये टीबीएफ ने उसे क्रिएट किया गया था अवेयरनेस के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन किसने शुरू किया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया था। और साथ ही साथ ये किसके लिए आया था, किस चीज़ इसका उद्देश्य क्या था, इसका पर्पस क्या था, तो पर्पस इसका यही था, इसका एम यही था कि जो प्रैक्टिस जो है मेल रिलेटिव गवर्न करने के लिए जो है इलेक्टेड वोमेंस के ऊपर में, तो उस चीज़ को ख़त्म करना है, ठीक है। तो सरपंच पति का जो कल्चर है उसको समाप्त करने के लिए ये सब चीज़ें, ये प्रॉक्सी सरपंच खिलाफ ये अभियान लाया गया है। तो ये चीज़ें आप देख रहे होंगे इस तरीके से, जो कि ग्रामीण के बीच में जो महिलाएं होते हैं, जहाँ पे उनके इलेक्टेड जो खुद इलेक्टेड होते हैं लेकिन उसके पति को देखेंगे तो उसी चीज़ को खत्म करने के लिए ये लाया गया है। इंपॉर्टेंट है, आप इन सब चीज़ों को नोट करते चलेंगे आपके कोई भी डायरी बॉक्स है उसमें। अब बात करते हैं विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम के बारे में। इसका फेज 2 चल रहा है, उसके बारे में तो अच्छे से बात करते हैं और समझने की सारी चीज़ प्रयास करते हैं। सबसे पहले कि विकसित युवा भारत के कनेक्ट कार्यक्रम है, ये क्या है, तो आपको देखने को मिलता है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की है। कौन सा मंत्रालय है, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय दोनों मिलकर के इन्होंने कार्य लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य के बारे में बात करें तो युवाओं को विकसित करना है 2047 तक का विजन के साथ, जो ठीक है। और इसमें 35 से अधिक कॉलेजों के 10,000 छात्रों को युवा संवाद कार्यक्रमों से जोड़ा गया है। कितना, 10,000 युवा कार्यक्रम को। अब दोस्तों अगर इन सब का जो विजन जो चल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो विजन जो है ना बहुत दूरदर्शी है। अभी 2047 में आने में बहुत टाइम है, ठीक है, 24-25 साल है अप्रोक्सीमेटली। लेकिन इतनी बड़ी विजन के लिए यहाँ पे अगर देखेंगे ना, तो इस सब का जो मिशन जो है जिसमें विकसित युवा भारत कनेक्ट, क्योंकि विकसित भारत का जो विजन जो है भारत का वो है 2047 तक, यानी आज़ादी के 100 वर्ष के बाद हम विकसित हो जाएंगे। तो उन्हीं का ये इनिशिएटिव है। बस आपको पता होना चाहिए कि युवा मामले खेल मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया गया। कौन सा, विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम। इसका फेज 2 चल रहा है, उसी चीज़ को आपको देखना है, राइट। देखिए यहाँ पे युवा को ट्रेंड किया जा रहा है कॉलेजेस में, जिसमें कि 35,000 कॉलेज से अधिक कॉलेज में 10,000 छात्रों को युवा संवाद कार्यक्रमों को जोड़ा जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, समझ रहे हैं आप जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। अब चलिए आज से रिलेटेड एक और खास आ रही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे सामने में आया है, जिसमें कि आप देखेंगे RM नचमई जो है परमाणु संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक बना है। इनका नाम क्या है, RM नचमई, RM नचमई। अब ये क्या है, इसके बाद थोड़ा बढ़िया से डिटेल में बात करते हैं। तो ये RM नचमई भारत के किसी भी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक बनी है। महिला है, पहली महिला मुख्य अधीक्षक बनी है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको बोलते हैं चीफ सुपरिटेंडेंट। फर्स्ट वुमेन ऑफ चीफ सुपरिटेंडेंट बना है किसी भी ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट की इंडिया में। और इनको कौन से जेनेटिक स्टेशन में इनको बनाया गया है, उनका कार्यभार संभाला है, तो ये बनाया गया है कैगा जो है, कैगा कर्नाटका में है, और जो परमाणु न्यूक्लियर जो प्लांट है वहाँ पे। तो यहाँ पे चार्ज मिला है इनको, कहाँ के, कैगा जनरेटिंग स्टेशन यूनिट जो है 3rd and 4th जो है उसका। यह परमाणु क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व के महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। क्या है ये मेजर माइलस्टोन है वुमेन्स की लीडरशिप में, जो कि न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर में देखने को हमें मिलता है। तो इनका नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। अब फर्स्ट टाइम जो भी चीज़ होता है वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोबेबल चांस होता है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो क्या नाम है, RM नचमई। इनके बारे में आप अच्छे से आप कहीं पर नोट कर लीजिए। अब बाकी और भी जो हमारे सामने न्यूक्लियर जो स्टेशन जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, उसके कहाँ कहाँ लोकेशन है, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। जैसे कि राजस्थान में उसका नाम क्या है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं हथकरघा प्रदर्शनी और विरासत शक्ति। एक ये मिशन लॉन्च किया गया है। इसमें आप क्या देखने को हमें मिलता है, तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से हथकरघा यानी कि हैंडलूम्स एक्सपो जो है उसको प्रमोट करने के बारे में ये चीज़ें लाया गया है। तो इसमें
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने नई दिल्ली में विरासत शक्ति प्रदर्शनी आयोजित की है। कहाँ पे? नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया है, विरासत शक्ति प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इसमें हथकरघा हाट जनपद में आयोजित की जा रही है, जिसकी अवधि जो है 7 मार्च से लेकर 14 मार्च तक है। ठीक है, ये कहाँ पे आयोजित की जा रही है? तो जनपद जो है हथकरघा हाट जो है जनपद में, वहाँ पर आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? महिला बुनकरों और कारीगरों की बाजार में उपलब्ध करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो आप इसका ड्यूरेशन आप याद रखेंगे 7 मार्च से लेकर 14 मार्च तक। आप फोकस क्या है? जो वुमेन्स वेवर्स जो हैं, आर्टिसन जो है, उसको प्रमोट करने के लिए इसका मेन फोकस है। और नेशनल हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसका कि विरासत शक्ति प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। तो इसका थीम है विरासत शक्ति। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है, जिसमें कि आप देखेंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जो है, क्या मैं बोल रहा हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जो है, वो सेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं। सेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। क्या नाम है? जनरल धीरज सेठ जी। इनका इमेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये हमारे लिए वनडे एग्जाम में बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धीरज भारतीय थल सेना का, किसका? तो भारतीय सेना का अगला प्रमुख नहीं, उप प्रमुख नियुक्त किया है, आपको पता होना चाहिए। और वे 1 अप्रैल 2026 से पालेंगे। तो हमारे लिए जरूरी है। वर्तमान में पुणे स्थित दक्षिण मान के GOC इन सी, ठीक है, अभी ये पोस्ट पे हैं, GOC के पोस्ट पे हैं। तो धीरज सेठ जी के बारे में ये सारी जानकारी है। और ये थल सेना के अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, अगला। ठीक है, और ये 1 अप्रैल 2026 अपना पद संभालेंगे। इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं नाबार्ड क्लाइमेट टेक इनोवेशन चैलेंजेस के बारे में, कि नाबार्ड ने क्या इनोवेशन किया है। तो हमें देखने को मिलता है कि नाबार्ड ने गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर यह इनोवेशन चैलेंज किया है, जिसमें कि विजेता समाधान को 15 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। और इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण भारत के लिए जलवायु जोखिम पूर्वानुमान और डिजिटल ढांचा को विकसित करना है। तो देखिए यहाँ पे क्लाइमेट स्टॉक जो लिया गया है नाबार्ड, इसमें आपसे सीधा पूछेगा कि क्लाइमेट स्टेक इनोवेशन चैलेंजेस जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया। तो आप सीधे सीधे ऐसे करेंगे। ये कहाँ पे इनका जो ट्रेनिंग जो पर्पस जो है, यानी क्लाइमेट का जो क्लाइमेट रिस्क प्रेडिक्शन जो है मॉडल्स कहाँ पे लगाए जाएंगे? तो ये रूरल इंडिया में लगाए जाएंगे। कहाँ पे? ग्रामीण भारत में। ठीक है, तो क्लाइमेट रिस्क प्रेडिक्शन जो है मॉडल्स जो है डिजिटल, ये कहाँ पे डेवलप किया जाएगा, कहाँ पे इसके लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा रूरल इंडिया के में। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डेनमार्क ने HIV और सिफिलिस संक्रमण का उन्मूलन किया है। तो डेनमार्क ने ये इनको अचीवमेंट मिला है। तो WHO ने डेनमार्क को माँ से बच्चे में और सिफिलिस संक्रमण को समाप्त करने के लिए प्रमाणित किया है। कौन? WHO ने माँ से बच्चे HIV सिफिलिस संक्रमण को समाप्त करने के लिए प्रमाणित किया गया, जिसमें हमें देखने को मिलता है डेनमार्क ऐसा करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना है। क्या मैं बोल रहा हूँ? डेनमार्क जो है ऐसा करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना है, जिसमें संक्रमण दर जो है प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 50 से भी कम रखी गई है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। कौन सर्टिफाइड किया गया है? तो WHO ने सर्टिफाई किया डेनमार्क को। एलिमिनेट किया है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV और सिफिलिस, बीमारी है दोनों। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए था। अब देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट का लास्ट जो कॉन्सेप्ट है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि हमारा जो स्ट्रेटेजी जो है इस तरीके से है कि जबकि आपका जो एग्जाम जो हो, चाहे आप सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हो या वनडे एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से जो भी क्वेश्चन मैं डेली बेसिस पे करवा रहा हूँ, ये यहाँ से आपके सारे चीज़ें आपके काम में है। इसीलिए मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद में हम यहाँ पे क्यूज भी देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आज का लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट वाली सीरीज है, उसके बाद हम क्यूज भी देखने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई पर सांबर हिरन की खोज हमें देखने को मिला है। डिस्कवर किया गया है कौन सा? सांबर हिरन। अब सांबर हिरन डिस्कवर किया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका एग्जाम जो है उसमें पूछ लिया जाए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बैक टू बैक पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं इसे, समझने का सारी चीज़ प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले चंबा
चंबा जिले में पहली बार सांभर हिरण को, कौन सा जिला है, चंबा, ठीक है। सांभर हिरण को आप इसे याद रखेंगे, सांभर हिरण, इसे 2500 से लेकर 3000 मीटर ऊंचाई पर देखा गया है और इसे काला टॉप या खाजिया या गामुल वन्य अभयारण्य में दर्ज किया गया है। तो इसे आप नाम याद रखें, जैसे कि काला टॉप हो गया, खाजिया और गामुल वन्य अभयारण्य में दर्ज किया गया है। आपसे एग्जाम में सीधा पूछेगा कि ये काला टॉप हो गया, खाजियार या गामगुल, ये कहाँ पे है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गई, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और इस जीव का अगर फोटो देखा तो ये देखिए, ये है सांभर हिरण, यही है जो आपको फोटो में दिख रहा है, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो ये जलवायु का आवास परिवर्तन का संकेत हो सकता है, यानी जलवायु में बहुत ज़्यादा ये इसका जो इंडिकेट कर रहा है, क्लाइमेट हैबिटेट चेंजेस के बारे में इंडिकेट कर रहा है। और आयुष्मान के रेड लिस्ट के बारे में अगर बात करें तो सांभर जो है ये वनरेबल श्रेणी में आता है। क्या बात कर रहा हूँ, ये जो स्पीसीज जो है ये आयुष्मान का रेड लिस्ट जो है उसमें वनरेबल में इसको लिस्ट किया गया है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बहुत बार यूपीएससी के अंदर आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट के सेक्शन से प्रीलिम्स के अंदर में, जैसे कि आयुष्मान का रेड लिस्ट में वनरेबल, क्रिटिकल डेंजर, डेंजर्स, ये जो कैटेगरी जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। आज जो स्पीसीज बहुत ज़्यादा न्यूज में होते हैं, बहुत सारे ट्रेंड में होते हैं, तो इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको पुट कर दिया हूँ, आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, राइट। तो इस तरीके से आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट का जो सीरीज जो था वो यहाँ से समाप्त होता है, लेकिन यहीं से हमारा वीडियो समाप्त होता है। अब मैं आपको यहाँ से अभी तक मैं जो भी चीज़ आप लोगों को पढ़ाया हूँ उसका मैं एक एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से मात्र 10 क्वेश्चन लाया हूँ, वो मैं कंप्लीट करवा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। और आप अगर क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपका मेमोरी का रिकॉल करने की जो पावर वो ज़्यादा गेन होता है, तो उसके लिए भी लोग तैयार हो जाए। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, आप इनका जवाब देंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है और आप लोग इनका जवाब देंगे। तो आप क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले। तो बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के तहत 100 करोड़ निवेश पर भूमि किस दर से दी जाएगी, मैंने आपको पहले बताया था। अब आपके सामने वो ऑप्शन है, आप लोग बताइए, 5 सेकंड आपके पास टाइम है। राइट, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन जो है, यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हमारे अच्छे आंसर भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर जो है ये है 1 रुपये प्रति एकड़। कितना, 1 रुपये प्रति एकड़ की बात की गई है, 1 रुपये प्रति एकड़ सरकार मुहैया कराएंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के तहत 100 करोड़ निवेश पर भूमि किस दर से दी जाएगी, तो 1 रुपये प्रति एकड़ दी जाएगी, राइट। तो ये आंसर सी इसका आंसर था। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने में है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं। ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, संजू सैमसन या जसप्रीत बुमराह। 5 सेकंड का टाइम फिर से दे रहा हूँ, आप लोग इसे भी पिक करें और आप आंसर देंगे कमेंट में ऐसे करके। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है तो 2 डैश आपका ऑप्शन में जो सही है वो आप सीधा कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो दिया गया है इसमें ये संजू सैमसन को दिया गया था। बहुत सारे दोस्त हमारे बहुत अच्छे आंसर दिए हैं, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से आपका आप देखेंगे कि आपका कंसेप्ट बिल्डअप हुआ, साथ ही साथ मैं यहाँ पे एमसीक्यू करवाने के पूरे प्रयास कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जो आया था उसका भारत में कितने अरबपति हैं। आप लोग का ऑप्शन है A, B, C और D बताएंगे। इससे परे हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जो आया था 2026 के अनुसार भारत में कितने अरबपति हैं। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर है बी फॉर बॉल, 308। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अभी दोस्तों एक सिप्री का रिपोर्ट आया है। सिप्री रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि सिप्री रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन है, कौन सा देश है वो आपको बताना है। दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक मतलब इंपोर्टर दूसरे नंबर पे। तो ऑप्शन है A में चीन, दूसरे में B में भारत, तीसरे में C में जापान और D में फ्रांस। ये आपको बताना है, ठीक है।
ठीक है, तो आप बताइए कि इसमें आंसर आपका कौन सा है, सही आंसर बताएंगे। ए में चीन है, बी में भारत है, सी में जापान है, या डी में फ्रांस है। तो आपका आंसर है बी फॉर भारत, बी फॉर बॉल। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली पूर्ण रूप से संचालित रिंग मेट्रो किस शहर में शुरू की गई है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप अगर वीडियो देखेंगे तो आप पूरे जवाब देंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। तो एक में है मुंबई, बी में कोलकाता, सी में दिल्ली और डी में बेंगलुरु। आप बताइए कि कहाँ पे भारत की पहली पूर्ण रूप से संचालित रिंग मेट्रो किस शहर में शुरू की गई है। मैं पूरे डिटेल में बताया हूँ कहाँ पे शुरू किया गया है, किसने इसका उद्घाटन किया था, कौन से नदी पे बनाया गया है, क्या होता है, कैसे काम करता है, सारी चीज़ मैं आपको बताया हूँ वीडियो में। तो ये बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए, बहुत लोग बहुत अच्छा जवाब दिए हैं, सी फॉर दिल्ली, दिल्ली में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मुस्तफा खमनेई ने किस देश के नए सर्वोच्च नेता बने हैं। आज का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आज का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मुस्तफा खमनेई जो है किस देश के नए सर्वोच्च नेता बने हैं। तो ऑप्शन ए है इराक, बी में है ईरान, सी में है सीरिया और डी में है तुर्की। आंसर बताएंगे 5 सेकंड के अंदर में। तो आंसर है दोस्तों ए फॉर एप्पल, यानी कि इराक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास लेम्तिये 2026 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है। तो इसका भी आंसर आप लोग दे देंगे, पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं सारी डिटेल में बताई हूँ आप लोगों के बीच में। थोड़ा सा दिमाग प्रेशर डालिए, आप दे देंगे आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया, बी फॉर सेशेल्स। बहुत सारे लोग आंसर दिए हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि RM नचमई किस क्षेत्र में पहली महिला अधीक्षक बनी है। इसके बारे में अच्छे से हम बात किए हैं। तो ऑप्शन है अंतरिक्ष केंद्र में, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में, रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला में, या इसरो के केंद्र में। तो दोस्तों इसका भी आंसर है बी और बॉल, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अंदर में इनको ये कार्यभार मिला है। राइट, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है विरासत शक्ति प्रदर्शनी आयोजन किस मंत्रालय के तहत किया गया है। विरासत शक्ति प्रदर्शनी आयोजन किस मंत्रालय के अंदर किया गया है, और इसके बारे में अच्छे से हम लोग बात किए हैं। संस्कृति मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, MSME मंत्रालय। बताइए आंसर अच्छे से, बहुत सारे आंसर बहुत बढ़िया दिए हैं। तो बी फॉर वस्त्र मंत्रालय के अंदर में ये आते हैं। एक क्वेश्चन और है, WHO द्वारा मां से बच्चों में HIV और सिफिलिस संक्रमण समाप्त करने के लिए प्रमाणित पहला यूरोपीय संघ देश कौन बना है। तो जर्मनी है, स्वीडन है, डेनमार्क है, फ्रांस है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप बताएंगे कि सही आंसर क्या हो सकता है। तो सी फॉर डेनमार्क, बहुत अच्छा। चलिए दोस्तों, यहाँ से आपका आज का जो हमारा जो करेंट था वो करेंट का, यानी कि 11 मार्च का जो करेंट अफेयर था वो समाप्त होता है। और आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि हम अपने तरफ से प्रयास भरपूर करें कि आपका किसी भी तरीके से कंटेंट ना छूटे। बहुत सारा समस्या होता है, अगर आप कोई भी कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं तो करेंट अफेयर एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि आज के डेट में हर एक एग्जाम में 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी मेजर सेक्शन है। अगर आप करेंट अफेयर आपका रेडी नहीं होता है तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब करेंट अफेयर करने का भी बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड वास्ट है, क्योंकि करेंट अफेयर आप क्या करेंगे, आप डेली पढ़े तो डेली आप 3-4 न्यूज़पेपर पढ़े, या हिंदू पढ़े, या इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, या आप गवर्नमेंट का PIB पढ़े। तो उन सबसे बढ़िया है कि मैं जितने भी आपको सोर्सेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मोस्ट 15 टॉपिक जो हम डेली का पिक करते हैं, 15 टॉपिक, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, या बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन हो, जो भी होता है हम 15 टॉपिक डेली यहाँ पे कवर करने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि द हिंदू का भी टॉपिक, इंडियन एक्सप्रेस का भी टॉपिक, PIB का भी टॉपिक, यानी कि ओवरऑल आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में कैसे प्रिपरेशन हो सके हम उसके पूरे प्रयास करते हैं। और डेली आप लोग बीच में ये करेंट अफेयर सीरीज ला रहे हैं। आप लोग डेली बेसिस पे हमारे साथ जुड़े सुबह के 6:30 बजे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका करेंट अफेयर का जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। आप बहुत ही अच्छे करेंट अफेयर में अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा पाएंगे, क्योंकि प्रयास यही है कि आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जाए, साथ ही साथ यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी डेली बेसिस पे करवाया जाए, 10 क्वेश्चन, आपका बहुत अच्छा चीज़ें सब कुछ हो जाएगा।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। आप बताइए लोगों को कि एक चैनल है एग्जाम एलिवेट, और बहुत अच्छा तरीके से करंट अफेयर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अगर करंट अफेयर में उनको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो करे, उनका ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे कल के इसी टाइम पे। तब तक गुड बाय, टेक केयर और पढ़ाई करते रहिए।